जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं लोकेश तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारे प्रैक्टिस सेट। तो ये बढ़ते हैं हमारा 26 क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन, कैपिटल फॉर्मेशन इन एन इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन। किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण निर्भर करता है किस पर? वो करता है आपकी ऑन टोटल सेविंग्स, कुल बचत पर। अब ये क्या होता है कुल बचत पर? पहली बात तो ये जो कैपिटल फॉर्मेशन है ये क्या होता है? ये कहता है कि कितना स्टॉक ऑफ कैपिटल प्रेजेंट है आपके पास, उसको कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी बचत कर रखी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आपका सी, टोटल सेविंग्स का आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि 27 क्वेश्चन। तो हमारा 27वां क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन टू द टैक्स रेट्स ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? देखिए पहली बात तो इन्फ्लेशन क्या होता है, मुद्रास्फीति क्या होती है? इन्फ्लेशन को आप आम भाषा में बोल सकते हो महंगाई। जब महंगाई बढ़ती है तो टैक्स रेट्स का क्या असर होता है, उस पर क्या करते हैं हम, सरकार क्या करेगी टैक्स रेट का? देखिए अगर महंगाई बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ने का मतलब क्या होता है? महंगाई बढ़ने का मतलब होता है कोई भी ऐसा सामान है जिसकी डिमांड तो बढ़ रही है, डिमांड उसकी बढ़ती है, बट जो उसकी सप्लाई है वो कम हो जाती है। इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है। महंगाई का मतलब क्या होता है? कोई एक सामान है, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, गेहूं की बात करते हैं। तो गेहूं की डिमांड बहुत बढ़ गई बट सप्लाई कम हो गई है, तो क्या होगा? उससे महंगाई बढ़ जाएगी। मतलब जो गेहूं पहले 10 रुपए किलो मिलता था, अब उसकी डिमांड बढ़ गई है मगर सप्लाई कम है ना, हमारे पास गेहूं कम है, तो वो 10 के बदले 15 रुपए किलो या 14 रुपए किलो बिकेगा। तो ये क्या हुआ? आपका महंगाई हो गई। अब अगर महंगाई होती है तो टैक्स का क्या करा जाएगा? सोचो, अगर मैं टैक्स को बढ़ा दूंगा तो उससे क्या होगा? अगर मैं टैक्स बढ़ा दूंगा तो लोग उसको कम खरीदेंगे। मतलब कि अगर मैं टैक्स को इंक्रीज करता हूं तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? जो सप्लाई है, जो डिमांड है वो कम हो जाएगी और सप्लाई तो उतनी ही है, तो इसका मतलब फिर वो दोनों बैलेंस हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर कभी भी मुद्रास्फीति महंगाई होती है तो टैक्स को बढ़ाया जाता है। तो इसका आंसर है ए, इंक्रीज, वृद्धि इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारा 28वां क्वेश्चन जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ कोल द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन इज फाउंड। किस किस्म के कोयले में कार्बन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? देखिए कोयले पाए जाते हैं 4 तरीके के, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस और लिग्नाइट। ये 4 तरीके पाए जाते हैं। अब किसके अंदर कितनी कोल की मात्रा होती है उस पर डिपेंड करता है कि कोल कितना अच्छा है। जैसे एंथ्रासाइट के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट होता है। एंथ्रासाइट के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो होता है 87% से भी ज्यादा। बिटुमिनस के अंदर होता है आपका 77 से 87% के बीच में, और लिग्नाइट के अंदर होता है आपका 60 से 70% के बीच में। एक और होता है जो आपका सब बिटुमिनस होता है, वो उसमें आप ऐसे बोल सकते हो 71 से 70% होता है। तो 4 तरीके ये होते हैं, तो इसका आंसर है इसका ए, एंथ्रासाइट इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो कि हमारा 29वां क्वेश्चन है, वेयर डिड अकबर यूज टू होल्ड इज रिलीजियस डिस्कशन। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ किया करते थे? वो करते थे आपका इबादत खाना। इबादत खाना जगह थी, जगह मतलब नहीं बोल सकते हो। अकबर ने क्या किया, फतेहपुर सीकरी में 1575 में फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना बनवाया। इसमें क्या था? इसमें वो अ, कई सारे इंटेलेक्चुअल जो आपके पढ़े लिखे लोग थे, कई सारे जो धर्म के धार्मिक जो लोग थे उनको बुलाते थे, उनसे डिस्कशन करते थे, उनके साथ बैठक करते थे। हर वीरवार को शाम में ये बैठक होती थी, कई बार ये बैठक रात तक चलती थी। तो ये मकसद था इस बैठक को बैठाने का। इसमें हर धर्म के, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिज्म, हर धर्म के लोग आके विचार विमर्श करते थे। तो क्या आंसर है इसका? सी, इबादत खाना इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारा 30वां क्वेश्चन जो कि हमारा, मोहनजोदारो इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। वो है आपका प्रेजेंट सिंध में। सिंध कहाँ पे? पाकिस्तान में। जो सिंध आपका सिंध प्रांत पाकिस्तान में, वहां पे मोहनजोदारो सिचुएटेड है। मोहनजोदारो इंडस रिवर के बैंक पे के किनारे स्थित है, और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1980 में जोड़ा था। 1980 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ दिया गया था। तो क्या आंसर है इसका? बी, सिंध इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारा 31वां क्वेश्चन जो कि हमारा, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन इज। जो मनुष्य का सामान्य रुधिरचाप मतलब कितना होता है रक्तचाप, वो होना चाहिए आपका 120 से 80, इतना होना चाहिए। ये मैक्सिमम और ये मिनिमम 2 पॉइंट होते हैं, तो 120 से 80 होना चाहिए। ठीक है, तो क्या आंसर है इसका? बी, बी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारा 32वां क्वेश्चन जो कि हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडियल गैस। निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श गैस नहीं है? पहली बात तो ये आइडियल गैस क्या होती है? आइडियल गैस वो गैस होती है जो बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई करती है और इंटरेक्शन नहीं करती किसी के साथ, नहीं करती, तो वो आइडियल गैस है। तो इनमें से कौन सी आइडियल गैस नहीं है? जो सिलिकॉन है वो आपकी आइडियल गैस नहीं है। तो क्या आंसर है इसका? सी, सिलिकॉन इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारा 34वां क्वेश्चन जो कि हमारा,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? तो वो आपका है सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम। चूने का जो सुपर फॉस्फेट होता है ये एक नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर नहीं है। पहली बात तो ये नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर क्या होता है? नाइट्रोजनीय उर्वरक क्या होते हैं? ये होते हैं वो फर्टिलाइजर जिसके अंदर नाइट्रोजन नहीं होता, तो उसको नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बोलते हैं। तो क्या आंसर हो गया इसका? डी, डी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा 34वां क्वेश्चन जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट ग्रो इन वाटर लॉक्ड एरिया, निम्नलिखित में से कौन सा वन जलाक्रांत क्षेत्रों में विकसित होता है? वो है आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट। जो मैंग्रोव जो फॉरेस्ट होते हैं ये होते हैं, इसमें क्या होता है, ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं इनकी जो जड़ें होती है बाहर आई होती है, बहुत मजबूत होती है, क्योंकि इनको रोज ही जो नदी वगैरह में जो लहरें आती हैं उनसे उनसे लड़ना होता है, उनसे रहना पड़ता है। कई बार सुनामी आती है तो इनकी जड़ें इतनी मजबूत होती है कि सुनामी भी इनको उड़ा नहीं पाती। तो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट वो होते हैं। तो क्या आंसर है इसका? ए, मैंग्रोव का आंसर हो गया। पढ़ते हमारा 35वां क्वेश्चन जो कि हमारा वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल रेड क्रॉस, अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? ये है आपके जेनेवा में। जेनेवा कहाँ? स्विट्जरलैंड में जो है वहां पे है ये अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय। ये जो आपका अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस मुख्यालय क्या है? ये एक ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो मदद करता है प्रॉब्लम आने पर। कई सारी कंट्रीज में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देता है ये, ठीक है। इसको 3 बार नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। तो इसका आंसर क्या है आपका? ए, जेनेवा इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा 36वां क्वेश्चन जो कि हमारा वेयर इज द सेक्रेटरी ऑफ द कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी लोकेटेड, जैव विविधता अभियान पर सम्मेलन का सचिवालय कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपके मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? ये आपके कनाडा में, वहां पे स्थित है। जो आपका ये सीबीडी होता है, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये क्या है? ये इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट है जो काम करता है जो हमारे आसपास जो डाइवर्सिटी है ना, बायोलॉजिकल प्लांट्स है, एनिमल स्पीशीज होती है, उनको कंजर्व करता है, उनको बचाता है। और ये इंश्योर करता है कि सबके बीच में बराबर बंटवारा हो चीजों का, कि यार ऐसा ना हो कि किसी कंट्री के पास रिसोर्स बहुत ज्यादा वही इस्तेमाल कर रहा है और को नहीं मिल रहा है, या उसका वो गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखता है। तो क्या आंसर है इसका? सी, सी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा 37वां क्वेश्चन जो कि हमारा जूलियन असांजे इज द फाउंडर ऑफ विच वेबसाइट। अगर आपने जूलियन असांजे का नाम सुना होगा तो आजकल पेपर में इनका नाम बहुत आता है। क्यों? पहली बात तो इसका आंसर आते हैं, ये है आपके किस वेबसाइट संस्थापक? ये है कि विकीलीक्स के। विकीलीक्स है जिसकी स्थापना उन्होंने 2006 में करी थी, ठीक है। जो आपके जूलियन असांजे ये ऑस्ट्रेलियन पर्सन है, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं, ठीक है। तो हुआ क्या था, ये इतना चर्चा में क्यों था? क्योंकि इन्होंने कुछ यूएस आर्मी के इंटेलिजेंस को लीक कर दिया था, कुछ डॉक्यूमेंट को इन्होंने लीक कर दिया था और इनके ऊपर केस चल रहा है। ये अभी छुपे हुए थे एक कंट्री के एम्बेसी में। तो अब यूएस प्रेशर डाल रहा है कि आप इनको हमें दो ताकि हम इन पे केस चलाएं, ठीक है। तो क्या आंसर है इसका? सी, विकीलीक्स इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा 38वां क्वेश्चन जो कि हमारा हु बिल्ड द डायनेमो, डायनेमो का निर्माण किसने किया था? वो किया था आपके माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे ने आपके डायनेमो का इन्वेंशन किया था। कब किया था? 1831 में। डायनेमो क्या होता है? डायनेमो एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर होता है जो डायरेक्ट करंट क्रिएट करता है कम्यूटेटर का यूज करके, ठीक है। तो क्या आंसर है इसका? सी, इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा 39वां क्वेश्चन जो कि हमारा अंडर हुज लीडरशिप डिड द कांग्रेसमैन फॉर्म अ न्यू पार्टी कॉल्ड स्वराज दल आफ्टर द फेलियर ऑफ द नॉन कॉम्परेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक एक नई पार्टी बनाई? तो 2 लोग थे। पहला नाम था मोतीलाल नेहरू, दूसरा नाम था चित्तरंजन दास। ये 2 लोग थे जिनके साथ मिलकर इन्होंने स्वराज दल एक पार्टी बनाई थी। ये नहीं चाहते थे कि जो ये फ्लो में थे, जो नॉन कॉम्परेशन मूवमेंट बंद हुआ उसमें जो चीज कर रहे थे वो कहीं टूटे, तो ये उसको कंटिन्यू करना चाहते थे, इसलिए इस पार्टी की स्थापना करी थी। तो क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है आपका सी, चित्तरंजन दास का आंसर हो गया, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो कि हमारा 40वां क्वेश्चन, वो आपका कहता है हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश सांसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? वो थे आपके दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी पहले भारतीय थे जिनको ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना गया था। अब इनको बताऊं मैं, तो 1892 में इन्होंने लिबरल पार्टी से चुनाव जीता था, एमपी बने थे। जब ये शपथ ले रहे थे तो इनको शपथ दिलवाई जा रही थी बाइबल पे रख के, तो इन्होंने मना कर दिया कि मैं बाइबल पे हाथ रख के शपथ नहीं कहूंगा, मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ। तो इसका आंसर क्या आपका? बी, दादा भाई नारोजी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हमारे 40वां क्वेश्चन जो कि हमारा विच पार्ट ऑफ द डोनर आईज इज यूज्ड इन डोनेशन, आई डोनेशन। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? वो होता है कॉर्निया। कॉर्निया वो हिस्सा होता है जिससे कि आपकी जो लाइट है आंखों में एंटर करती है, तो ये डोनेट किया जाता है। तो क्या आंसर है इसका? ए, कॉर्निया इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा 42वां क्वेश्चन जो कि हमारा हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द ओपन इकोनॉमिक सिस्टम इन द इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था में खुली आर्थिक व्यवस्था का प्रारंभ करने वाले निम्न में से कौन थे?
वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, सरकार किसकी थी? सरकार थी आपके नरसिम्हा राव गवर्नमेंट की थी, नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे 1991 में। तो हमने कुछ बदलाव किए थे जिसमें हमने एलपीजी को हमने इंट्रोड्यूस किया था। एलपीजी माने एल से होता है लाइब्रेराइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन, जी से ग्लोबलाइजेशन, कि हम चीज़ों को प्राइवेटाइज करेंगे। ग्लोबलाइज मतलब पूरे विश्व में उनका उनको व्यापार करेंगे, और लाइब्रेराइज में सबको बांटेंगे। तो ये चीज़ जब लाई गई थी तो उस टाइम पे डॉक्टर मनमोहन सिंह उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे। क्या आंसर है इसका? बी। बी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा 13वां क्वेश्चन जो कि हमारा, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द आर्मीज ऑफ इंडिया? भारत की सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? वो होते हैं आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। अभी आपने हाल में देखा होगा जब 26 जनवरी की परेड हो रही थी, जितने भी आर्मीज के जब रैली जाती थी, जो भी जाती थी, टैब्लो वगैरह, तो वो सब जो सैल्यूट कर रहे थे, जो वो दे रहे थे, वो कर रहे थे प्रेसिडेंट को, क्योंकि प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर होता है उनके आर्मीज का। अंडर आर्टिकल 52 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत प्रेसिडेंट को ये पावर मिली हुई है, ठीक है। और वही अपॉइंट करते हैं जितनी सारी हमारी तीनों आर्मी आर्म फोर्सेस हैं उनके चीफ्स को। तो क्या आंसर है इसका? डी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा 44वां क्वेश्चन जो कि हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई? वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फाइडेलिटी। आप सबको पता है वाईफाई क्या होता है, आप सब अपने घर में इस्तेमाल करते हो, जो नेट आप यूज कर रहे हो वो वाईफाई का यूज कर रहे हो, अपने घर में राउटर लगवाते हो, तो ये वाईफाई है, वायरलेस फाइडेलिटी। क्या आंसर है इसका? बी। बी इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा 45वां क्वेश्चन जो कि हमारा, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? वो थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन पहले गवर्नर जनरल थे भारत के, जैसे ही भारत आजाद हुआ था, लेकिन इनके जाते ही पहले भारतीय गवर्नर जनरल जो बने थे वो थे सी राजागोपालचारी। ये भी याद रखना है, कई बार पूछा जाता है कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल, तो वो थे सी राजागोपालचारी। बट अगर इंडियन नहीं पूछते हैं इंडिपेंडेंस के बाद पहले गवर्नर जनरल, तो वो थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। क्या आंसर है इसका? सी। सी इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारे 46वां क्वेश्चन जो कि हमारा, विच इज द टॉप कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन? उत्पादन की दृष्टि से भारत में कॉफी पैदा करने वाला तीसरा राज्य कौन सा है? वो है कर्नाटका। कर्नाटका अकेला ऐसा राज्य है जो जो हमारे भारत में 71% कॉफी कर्नाटका अकेले प्रोड्यूस करता है। कर्नाटका के बाद नंबर आता है केरला का, जो 31% करता है, और बाकी फिर बाकी स्टेट्स आते हैं। कर्नाटका के अंदर भी कूर्ग नाम से एक डिस्ट्रिक्ट है जो अकेला 30% कॉफी प्रोड्यूस करता है पूरे कर्नाटका स्टेट में। कूर्ग नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है, तो क्या आंसर है इसका? बी, कर्नाटका का आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो कि हमारा, व्हाट इज रुस्तम 2? रुस्तम 2 क्या है? रुस्तम 2 आपके फाइटर एयरक्राफ्ट है, लड़ाकू विमान है, जिसको यूएवी के थ्रू डेवलप किया गया, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। डीआरडीओ इसको डेवलप कर रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसके ट्रायल्स चल रहे हैं। तो 2023 तक 2023 अगस्त तक इसके ट्रायल्स पूरे हो जाने की उम्मीद है। तो क्या आंसर है इसका? सी, फाइटर एयरक्राफ्ट इसका आंसर हो गया। पढ़ते हमारा 48वां क्वेश्चन जो कि हमारा, फ्रॉम वेयर हैज द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू बीन टेकन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? न्यायिक समीक्षा की सिद्धांत हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया था? ये लिया गया था हमारे यूएस के संविधान से। जो अमेरिका का संविधान था उससे हमें लिया था जुडिशियल रिव्यू। ये होता क्या है बेसिकली, कोई भी लॉ बना दिया, पार्लियामेंट ने कोई एक लॉ पास कर दिया, तो वो लॉ वैलिड है या नहीं है, तो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू बैठ सकती है। तो मतलब एक हम न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं क्या वो सही है कि नहीं है। तो जुडिशियल रिव्यू सब पे लागू होती है, चाहे कोई भी लॉ पास करो, कोई भी एक्ट पास करो, सब पे लागू होती है। तो क्या आंसर है इसका? ए इसका आंसर हो गया। अब बढ़ता है हमारा 49वां क्वेश्चन जो कि हमारा, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ इज? जो आपका डब्ल्यूएचओ है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है आपके जेनेवा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और कब स्टेबलाइज हुआ था? 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। तो क्या आंसर है इसका? ए इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा 50वां क्वेश्चन जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ स्टेट एब्डक्शन पॉलिसी? राज्य अपहरण नीति का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? इसको आप डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के नाम से भी जानते हो, इसको थ्योरी ऑफ स्टेट एब्डक्शन को। तो इसका जो किया गया था वो क्या था? डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे किया गया था। इसमें क्या होता था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में, इन्होंने एक लॉ बना, एक कानून सा बना दिया कि अगर कोई भी एक राज्य, कोई भी एक प्रिंसली स्टेट है, अगर उनका राजा मर जाता है और कोई भी उनका सगा, एक तरह से सगा बेटा या सगा बेटी नहीं है राज करने के लिए, तो वो जो राज्य था, वो भी जो जगह होगी वो ब्रिटिश के अंडर आ जाएगी। इस तरीके से बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट्स पे उस पर अपने ब्रिटिश ने अपना कब्जा किया था, जैसे कि आपका सतारा, जयपुर, नागपुर, झांसी, उदयपुर, ये सारे वो स्टेट थे जिनके ऊपर ब्रिटिश इंडिया ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का यूज करके हथियार लिया था। तो क्या आंसर है इसका? सी, लॉर्ड डलहौजी का आंसर हो गया।
एक क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, यहाँ हमारा सेट खत्म होता है। क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए जो आपको करना है और कमेंट करके इसका आंसर बताना है। तो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एंशिएंट नेम बाय विच ऑफ द सिटी ऑफ पटना वाज नोन? वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना शहर को जाना जाता है? कौशल, गया, पाटलिपुत्र या गोमतेश्वर? तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब के लिए नमस्कार।